Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss legal terms and phrases. So let us start with it. The first is sole proprietorship. Sole proprietorship means sole आपको पता है कि क्या है? Means one. So proprietorship is used for a business. So it means business which is owned by one person as distinguished from any corporation or any partnership. That is a sole proprietorship जो सिर्फ एक ही ओनर है बिजनेस का. नेक्स्ट इज सॉलिसिटेशन. सॉलिसिटेशन मीन्स कि जब आप किसी को इनकरेज कर रहे हो, किसी को इंड्यूस कर रहे हो, उसको कह रहे हो, उकसा रहे हो कि ये क्राइम कमिट करो या हमारे साथ ज्वाइन करो क्राइम को कमिट करने के लिए. इज इट क्लियर? So solicitation, it also refers to prostitutes offer of sexual acts of for pay. Is it clear? Next is solicitor. Solicitor ये इंग्लिश टर्म है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर अ लॉयर. ठीक है, जो सॉलिसिटर कौन है? जो लीगल सर्विसेज परफॉर्म करता है, सिर्फ वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता. Solicitor, he is an English attorney, so who performs all the legal services except अपीयर इन कोर्ट. ब्रिटिश सिस्टम में हम देखेंगे जो लिटिगेटर है या आपका ट्रायल अटर्नी है, वो स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं ट्रायल वर्क में और उसको क्या कहते हैं? बैरिस्टर कहा जाता है. सो ओकेजनली जो सॉलिसिटर है ही बिकम्स अ बैरिस्टर और उसको हम क्या कहते हैं? टेकिंग द सिल्क. नेक्स्ट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगेन, अगर आप सॉलिटरी, अब आपको पता है कि क्या है, क्योंकि अलग रखना, बिल्कुल किसी के साथ नहीं रखना उसको. सो किसी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स व्हेन यू आर कीपिंग सम प्रिजनर इन अ प्रिजन इन अ सेल अवे फ्रॉम अदर प्रिजनर्स. इज इट क्लियर? कि ताकि वहाँ पे अंदर जो डिसिप्लिन रह सके. एंड टू प्रोटेक्ट द अदर कन्विक्ट्स, protect the convict from the other prisoners or to prevent the prisoners from causing trouble. That is a solitary confinement. नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी अब सबको पता है क्या है. मैं आपको इंसॉल्वेंट, आपने सुना है कि इंसॉल्वेंट करने जिसका, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊँ, दिवाला निकलना, कि किसी की जिसके पास अब कुछ कोई पैसा नहीं रहा नहीं है, सब उसका बिजनेस में लॉस हो गया एंड जो उसने जिससे भी मनी लिए थे उसके पास पैसा वापस करने को नहीं है, ही इज़ अ इंसॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट मीन्स हैविंग सफिशिएंट फंड्स और अदर एसेट्स टू पे डेट्स. उसके पास इतने ज़्यादा एसेट्स हैं कि अपनी लाइबिलिटीज़ जो उसके डेट्स हैं उसको पे करने के बाद भी ही विल बी हैविंग दी एसेट्स. तो कॉन्ट्रास्ट वर्ड क्या है इसका? इंसॉल्वेंट, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया. नाउ साउंड माइंड एंड मेमोरी. साउंड माइंड एंड मेमोरी इज़ व्हेन यू आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी रैशनल जजमेंट. ठीक है, जब आप जो भी काम कर रहे हो आपको पता है इसके रिजल्ट्स क्या है. यू हैव अ साउंड नॉलेज, यू हैव अ साउंड माइंड, यू हैव अ साउंड मेमोरी. तो अगर अ पर्सन इज़ नॉट ऑफ अ साउंड माइंड, ही कैन नॉट मेक अ contract, he is not competent to make a contract. So guys, look at your screen. Having an understanding of one's action and reasonable knowledge of one's family, possession and surroundings, he is a person of sound mind and memory. This is the phrase often included in introductory paragraph of a will, which the testator, जो विल लिखता है, डिक्लेयर्स दैट ही इज और शी इज़ ऑफ अ साउंड माइंड एंड मेमोरी. सो जनरल टेस्ट इज वेदर द पर्सन मेकिंग द विल अंडरस्टूड द मीनिंग एंड इफेक्ट ऑफ द विल. व्हाट द पर्सन ओन्ड, natural object of his or her bounty, meaning the immediate family and other particular close relatives or friends to whom he or she might leave things. Is it clear? Next is sounds in. Sounds in means जब आप रेफ़र करते हो किसी कॉज ऑफ एक्शन को. इज इट क्लियर? सो रेफरिंग टू द अंडरलाइंग लीगल बेसिस फॉर अ लॉ सूट और वन ऑफ सेवरल कॉज ऑफ एक्शन इन अ सूट सच एज कॉन्ट्रैक्ट और टोट. द फ्रेजिंग माइट बी जैसे प्लेंटिव्स फर्स्ट कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट डिफेंडेंट साउंड्स इन टॉट्स. ठीक है, तो वो जो पहला केस किया था डिफेंडेंट के अगेंस्ट प्लेंटिफ ने, वो कैसा लग रहा है कि जैसे सिविल रॉन्ग था, टॉट था. एंड हिज सेकेंड कॉज ऑफ एक्शन साउंड्स इन कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? तो सेकेंड कॉज ऑफ एक्शन क्या था? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में. नेक्स्ट इज स्पीकिंग डिमरर. स्पीकिंग डिमरर मीन्स कि जब आप when you attempt to introduce evidence during a hearing,
ये जो डेमरर वर्ड है, पहले इसको आप अंडरस्टैंड करो। ये क्या है? ये एक लीगल ऑपोजिशन है टू अ कंप्लेंट इन अ लॉ सूट। मीन्स यू कैन से जो ऑपोजिट पार्टी है वो आंसर कर रही है। In fact, that even if the factual claims are true, there are legal flaws or failures in the lawsuit. तो अगर फैक्चुअल एलिगेशंस एडमिट किए गए हैं आर्गूमेंट की, आर्गूमेंट ना हो, जो एविडेंस इम्प्रॉपर इंट्रोड्यूस कर रहे हो अटॉर्नीज पे, तो क्या कर रहा है अटॉर्नी? इज व्हाट डूइंग? स्पीकिंग डेमरर विच इज़ हॉल्टेड ऑफन इन मिड आर्गूमेंट। कि आर्गूमेंट्स ना हो उसकी वजह से वो फैक्चुअल क्लेम्स को भी एडमिट कर रहे हैं, दैट इज़ अ स्पीकिंग डेमरर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्पेशल। स्पेशल मीन्स दैट आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पर्पस, पर्सन और हैपनिंग। स्पेशल यही है कि जब हम पर्टिकुलर पर्पस से कह रहे हैं कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने ये गुड्स डिलीवर किए हैं, दैट इज़ अ स्पेशल। लॉ में देखो हेयरिंग्स भी स्पेशल है, प्रोसीडिंग, एडमिनिस्ट्रेटर, मास्टर, ऑर्डर, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द स्पेशल। इज इट क्लियर? नाउ द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर अगेन की जो प्रोबेट प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है कि पर्सन जिसकी डेथ हो गई है उसकी प्रॉपर्टी या उसके एसेट्स के लिए इन्वेस्टिगेट करो एंड रिपोर्ट टू द कोर्ट। इज इट क्लियर? तो ये किसी यूजुअली तब होता है जब देर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन द बेनिफिशियरीज एंड द एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। इज इट क्लियर? ही इज़ अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। नेक्स्ट इज स्पेशल अपीयरेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल अपीयरेंस? अपीयरेंस अब पता है आपको? तो जब आपको कोर्ट में अटॉर्नी रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ एक पर्टिकुलर सेशन के लिए कोर्ट में, एक, ठीक है, देन इट इज़ अ स्पेशल अपीयरेंस। या आप क्लाइंट के बिहाफ पे रेगुलरली अटॉर्नी कोई रिकॉर्ड कर रहा है, किसी अनरिप्रेजेंटेड पर्सन को के फेवर में आप अपीयर कर रहे हो, डिसीजन पेंडिंग पड़ा है कि ये जो अटॉर्नी है, लॉयर है, ये एग्री करेगा वह आपके केस को हैंडल करेगा या नहीं करेगा। सो स्पेशल अपीयरेंस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में क्या है कि अटॉर्नी को अपने क्लाइंट को फ्यूचर मैटर्स में, हर एक फ्यूचर मैटर में उसको रिप्रेजेंट करना है। कोई केस है, कोई हेयरिंग्स है, जब तक वो जनरल अपीयरेंस में जब तक वो रिप्रेजेंट करेगा अपने क्लाइंट को, जब तक वो विड्रॉ नहीं कर लेता। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या है कि जैसे क्रिमिनल केसेस हैं, पर्टिकुलरली जो होमोसाइड्स के केस होते हैं, वहाँ पे जो एक्यूज का एक्ट है या सिचुएशन है जिसमें क्राइम कमिट हुआ है, जहाँ पे पनिशमेंट कम हो सकती है, और यू कैन से कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। अब देखो अगर आप इंडियन पिनल कोड है वहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस दिए हैं, तो वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे कि जो एक्यूज्ड है ही विल नॉट बी लाइबल। इज़ इट क्लियर? तो अगर ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो भी हो सकती हैं जहाँ पे आपके पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी। इज़ इट क्लियर? सो रीड, look at your screens. In criminal cases, particularly homicides, action of the accused or the situation under which the crime was committed, for which statute allows or requires imposition of a more severe punishment. Special circumstances in murder cases may well result in the imposition of death penalty for murder or life sentence without possibility of parole. Such circumstances may include rape, kidnapping, maiming prior to the killing, multiple deaths, killing of a police officer or prison guards, or action shows wanton disregard for the life, such as throwing a bomb into a restaurant. Next is special damage. Special damage means, अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझा रही हूँ। स्पेशल डैमेज, एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि मैंने आपको गुड्स डिलीवर करने थे, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड यू एंड आई हैव टू डिलीवर गुड्स टू यू ऑन सम स्पेसिफिक डेट, बट उस डेट को मैंने नहीं डिलीवर किए, तो आपको जो नुकसान होगा वो जनरल डैमेजेस होगा।
नाउ अगर आपको कुछ स्पेशल डैमेजेस मेरे से क्लेम करने, यू हैव टू इन्फॉर्म मी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. Now on the same day on which I have to deliver the goods to you, you have to deliver to some third person. Is it clear? आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पर्सन के साथ था. तो इन दैट केस अगर मैं आपको गुड्स नहीं डिलीवर कर रही तो मैं जनरल डैमेजेस ही आपको दूंगी. लेकिन अगर आप मुझे उस टाइम बता रहे हो कि मेरे को एक स्पेसिफिक डेट पे गुड्स चाहिए क्योंकि मैंने किसी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसको मैंने गुड्स उसी दिन डिलीवर करनी है. इज इट क्लियर? तो इन दैट केस दोज आर द स्पेशल डैमेजेस एंड दैट आई हैव टू गिव, क्योंकि आपने मुझे पहले ही बता दिया. सी डैमेजेस क्लेम or awarded in a lawsuit which are out of pocket caused directly as the result of breach of contract, negligence or other wrongful act by the defendant. Special damages can include medical bills, repairs, replacement of property, loss of wages and other damages which are not speculative or subjective. So they are distinguished from general damages in which there is no evidence of a special amount. Is it clear? Next is a special master. Special master क्या है? Again such a person is appointed by the court और किस पर्पज़ के लिए? To carry out an order of the court. जैसे किसी की प्रॉपर्टी सेल करनी है या चाइल्ड कस्टडी केसेस के लिए मीडिएट करना है. सो स्पेशल मास्टर ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ मास्टर. यहाँ पे जो मास्टर है ये क्या है कि वो मास्टर की क्या है, पॉजिटिव एक्शन लेते हैं रेदर देन इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग द जज. इज इट क्लियर? सो ही इज़ अ स्पेशल मास्टर. स्पेशल वर्डिक्ट. स्पेशल वर्डिक्ट मीन्स कि जहाँ पे ज्यूरी का जो डिसीजन है, फाइंडिंग्स है फैक्ट की, लॉ को अप्लाई करने के बाद उस फैक्ट्स पे वो जज पे रह जाता है कि वो फाइनल ऑर्डर क्या दे रहा है, फाइनल वर्डिक्ट क्या दे रहा है. सो ये इस तरह का जो इस तरह का लिमिटेड वर्डिक्ट है, इट इज़ यूज्ड व्हेन लीगल इश्यूज टू बी अप्लाइड आर कॉम्प्लेक्स और रिक्वायर डिफ़िकल्ट कंप्यूटेशन. इज इट क्लियर? स्पेसिफिक. नेक्स्ट लीगल टर्म इज स्पेसिफिक बिक्वेस्ट. स्पेसिफिक बिक्वेस्ट मीन्स कि जब आपको कुछ गुड्स का, कुछ आर्टिकल्स का विल में गिफ्ट किया जाता है, गिफ्ट करते हो आप किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को या पर्सन को कर रहे हो, तो दैट इज़ अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. फॉर एग्जांपल, आई गिव माई डायमंड एंगेजमेंट रिंग टू माई नीज सोनिया. तो ये क्या स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हो गया, स्पेसिफिक पर्सन को दे रहे हो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्पेसिफिक डिवाइस. स्पेसिफिक डिवाइस मीन्स अगेन कि कुछ रियल इस्टेट का कुछ पार्ट आप किसी पर्सन को या पर्सन को दे रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो थ्रू अ विल. दैट इज़ अ स्पेसिफिक डिवाइस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्पेसिफिक फाइंडिंग. स्पेसिफिक फाइंडिंग मीन्स जब ज्यूरी अपना वर्डिक्ट दे रही है एक पर्टिकुलर फैक्ट पे, और वो भी जज ने ज्यूरी को रिक्वेस्ट किया है कि इस पार्ट को वो पहले डिटरमाइन करें. इज इट क्लियर? तो इसके में स्पेशल फाइंडिंग्स में क्या होता है कि जो जज है, ही गिव्स अ ज्यूरी लिस्ट ऑफ डिसीजन ऑन फाइंडिंग ऑफ फैक्ट टू बी मेड टू हेल्प द ज्यूरर फोकस ऑन द इश्यूज. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्पेसिफिक लीगेसी. स्पेसिफिक लीगेसी क्या है कि विल में अगर आप किसी को कोई गुड का, किसी आर्टिकल्स का गिफ्ट कर रहे हो या प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हो एक पर्सन या स्पेसिफिक पर्सनस को, दैट इज़ स्पेसिफिक लीगेसी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. नाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स कि जब आपको कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है कि अगर आपने ब्रीच किया है और आपको कहा जाता है कि जो मनी कॉम्पनसेटरी है, मनी कॉम्पनसेटरी इज़ नॉट सफिशेंट, मनी कॉम्पनसेटरी सफिशेंट नहीं है, तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट था वही परफॉर्म करना पड़ेगा. दैट इज़ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. इज इट क्लियर? सो आई एम रीडिंग इट फॉर यू. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, देन आई रीड फॉर यू. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ही आपको परफॉर्म करवाना है. मनी कंपनसेशन नहीं चाहिए. उसमें मनी कंपनसेशन या तो सफिशेंट नहीं है या आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते मनी से. इज इट क्लियर? So see on your screens, right of a party to a contract to demand that the defendant
बी ऑर्डर्ड, डिफेंडेंट मीन्स जिसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का, बी ऑर्डर्ड इन द जजमेंट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. सब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस may be ordered instead of or in addition or judgment for money if the contract can still be performed and money cannot be sufficiently reward the plaintiff. Is it clear? See, for example, when a defendant was to deliver some unique item such as artwork and did not, ठीक है, डिलीवर करना था बट उसने नहीं डिलीवर किया, जज में ऑर्डर द डिफेंडेंट टू एक्चुअली डिलीवर द आर्ट वर्क. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज and the last legal term of this session is the speculative damages. Speculative damages क्या होते हैं? Can anyone tell me what are the speculative damages? Speculative means future में जो हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? Speculative damages means possible financial loss or expenses claimed by the plaintiff which are contingent upon a future occurrence purely conjectural or highly improbable. Is it clear? कि जो पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस या एक्सपेंसेस प्लेंटिफ क्लेम कर रहे हैं जो कि अकर होंगे ऑन दी हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट. सो स्पेकुलेटिव डैमेजेस हैं, ये अवॉर्ड नहीं मिलने चाहिए, शुड नॉट बी अवॉर्डेड एंड ज्यूरी इंस्ट्रक्शन शुड बी सो स्टेट. फॉर एग्जाम्पल नाउ plaintiff believes that the 10 years hence as he agree he may begin to feel pain from a healed fracture although no physician has testified that it is likely to happen. plaintiff ने ये बिलीव किया कि 10 साल जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, एज उसकी बढ़ रही है, उसको लग रहा है कि उसके जो पेन हो रहा है हील्ड फ्रैक्चर से वो ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि किसी फिजिशियन ने ये टेस्टिफाई नहीं किया था कि वो ऐसा होगा. ठीक है. सो प्लेंटिफ क्लेम्स दैट द डिफेंडेंट्स फेलियर टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स फॉर सेल मे हर्ट प्लेंटिव्स रेपुटेशन विद फ्यूचर कस्टमर्स. ठीक है. तो वो फील कर रहा है, उसे लग रहा है कि अगर उसने डिफेंडेंट ने नहीं किए तो उसकी रेपुटेशन हार्म हो सकती है. तो यहाँ पे वो स्पेकुलेटिव डैमेजेस क्लेम कर रहा है, बट दैट कैन नॉट बी अवॉर्डेड. सो थैंक यू गाइज.